हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 2021 संवर्ग में नर्सिंग संवर्ग से लिया हुआ है। इसके अंतर्गत आपको जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है आपके 170 में से आपके जो 30 क्वेश्चन आए थे वो सामान्य ज्ञान से आए थे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से आए थे और इसके अलावा 120 के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके नर्सिंग में से आए। यदि 120 में ऐसे आपके 100 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो हम इस एग्ज़ाम के, इस मॉडल पेपर के या इस एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पूछा गया था, इस एग्ज़ाम में टोटल आपका 2 घंटे का समय दिया गया था और पूर्णांक आपको 85 मतलब आधे मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए इसमें आपको आधा मार्क्स दिया गया था। तो देख लेते हैं क्या इसमें और कैसे आपको इसको क्रैक करना है। ये क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन ये हैं और हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप भी इसको एक बार देख लें, कहीं ना कहीं आपकी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कि आपका बेस तैयार ज़रूर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हम क्वेश्चन पेपर में 51 नंबर के क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन पेपर यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है आपका कि थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आपको पता है कि थायमिन मतलब होता है विटामिन B1। तो B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको इसमें बताना है कि B1 की जो कमी से जो बीमारी होती है वो होती है आपकी बेरी, क्योंकि प्लेग्रा आपकी दूसरी बीमारी है और स्कर्वी आपकी विटामिन सी की बीमारी है, डर्मेटाइटिस आपकी दूसरी बीमारी है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है आपका बेरी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को 100 दिनों की खांसी चलती है तो वो किस बीमारी के लक्षण हैं या किस बीमारी को दर्शाता है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक क्या ये आपका ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, खसरा हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है या फिर पर्टुसिस हो सकता है। तो आपको पता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को यदि 100 दिन से ज़्यादा खांसी चलती है तो उसे हम पर्टुसिस या काली खांसी बोलते हैं और इसमें व्यक्ति को उल्टी तक आ जाती है। जब ये खांसते उल्टी आ जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टुसिस या काली खांसी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रॉस मैचिंग से था तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे को ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सिग्मोइड फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से किसी बच्चे को यदि एडिपस कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने अपोजिट सेक्स, चाहे वो माता हो चाहे वो माता से वो क्या करता है, घृणा करने लगता है। तो ये किस बच्चे की किस विकास अवस्था में आ जाता है, तो ये बच्चा का ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आता है फैलिक चरण में। फैलिक चरण में ये वाला जो लक्षण है वो बच्चे में देखने को मिलते हैं। ये सिग्मंड फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से इसमें बांटा गया था। सिग्मंड फ्रॉइड ने आपको ये अलग अलग वो दिए थे चरण में, मौखिक चरण, जननांग चरण, गुदा चरण और फॉलिक चरण। तो जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की जो लक्षण आते हैं वो जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फॉलिक चरण में, फैलिक में। इसके बाद में बिना किसी बाह्य उत्तेजना की झूठी अनुभूति को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि 2 प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं, एक होता है इल्यूज़न, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूज़न और हेलुसिनेशन में इतना फ़र्क होता है कि इल्यूज़न में जो होता है इसमें व्यक्ति किसी भी उसमें आपका जैसे उससे रस्सी दिखती है तो उस रस्सी को व्यक्ति क्या करता है, सांप समझने लगता है। रस्सी को क्या समझने लगता है, सांप समझने लगता है। तो इसको तो बोलेंगे हम इल्यूज़न। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी भ्रांति के या किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं होती है और उसे किसी भी चीज़ दिखता है, सुनाई देता है या कुछ फील होता है तो उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसमें अलग प्रकार के हेलुसिनेशन भी होते हैं, किसी को सुनने में लगता है, किसी को सूंघने में लगता है, किसी को टच में लगता है। ये अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशन होते हैं, पर इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो किसी भी तरह की स्टिमुलाई इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। अब आपको बताना है कि अपगार स्कोर में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपगार स्कोर किसके लिए यूज किया जाता है, नवजात बच्चों जब डिलीवरी होती है
तो न्यूबॉर्न जो रहता है उसके लिए हम अपगार स्कोर देखते हैं। ये अपगार के स्कोर के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे की करंट की कंडीशन को देखते हैं, जानते पहचानते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। उसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हृदय गति चेक करी जाती है, मांसपेशियों की टोन चेक करी जाती है, बच्चे का कलर देखा जाता है कि बच्चा सही तरीके से कलर उसका सफ़ेद, पीला या स्पेशली नीला तो नहीं है, पर उसमें बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया जा सकता। तो ये पैरामीटर उसमें नहीं देखा जाता है, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही है। क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया था कि अपगार स्कोर में क्या नहीं देखा जा सकता, तो उस अपगार स्कोर में क्या नहीं देखा जाता, उसमें बीपी नहीं देखा जाता है। बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं, हृदय गति, मांसपेशी की टोन और बच्चे का रंग, ये देखा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा मैचिंग वाला था, इसलिए हम इसको मिस कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो किसी भी एग्ज़ाम में यदि आपसे सन पूछे जाते हैं तो सन आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए, क्योंकि सन आपके बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सभी प्रोग्राम के सभी जो भी चिकित्सीय समापन या जो अधिनियम है उनके एग्जैक्ट जो सन है वो रहते हैं। तो इसमें जो आपका सन है वो 1971 को कौन सा एक्ट आया था, MTP एक्ट आपका आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, MTP एक्ट 1971। अब आपको बताना है कि निम्न में से किन दवाओं के द्वारा एक्स्ट्रा पैरामीटर लक्षण के दुष्प्रभाव के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसमें एक प्रकार के लक्षण, जैसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पैरामीटर लक्षण, ये किस बीमारियों के या किस दवाइयों के लक्षण हो सकते हैं। तो ये होता है एंटी एंजाइटी दवाइयाँ। जो एंटी एंजाइटी जो दवाइयाँ रहती हैं उसमें ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सी दवाई हैं आपकी, एंजाइटी, एंटीसाइकोटिक जो दवाइयाँ रहती हैं, एंटीसाइकोटिक दवाइयों में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। एंटी एंजाइटी, एंटीसाइकोटिक दवाइयों में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त विरोधी विटामिन है। आपको क्या पूछा है, रक्त स्त्राव विरोधी, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड में क्या जमाता है, खून का थक्का जमाता है। तो खून का थक्का जमाने वाला जो विटामिन होता है वो केवल एक ही विटामिन है, वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी यदि किसी बच्चे में हो जाती है तो उसकी जो ब्लड जमने की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके लिए यदि हम कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है उस समय आपने देखा है कि बच्चे में 0.5 ml विटामिन के का इंजेक्शन जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी बॉडी में विटामिन के बनने की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए ऊपर से हमें ये विटामिन के दे के उसको किसी भी जो ब्लड बहने वाली बीमारी है उससे हम रोक सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है कि RT-PCR का क्या अर्थ है। तो आपने बहुत बार देखा होगा और कोविड में बहुत बार आपने सुन लिया होगा कि जब भी कोई डॉक्टर किसी कोरोना की जांच कराते हैं तो वो व्यक्ति को लिखते हैं कि जाइए आप RT-PCR करा के आइए। तो आप सभी को पता है कि RT-PCR जो जांच है ये कोरोना की जांच होती है, और इससे हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये RT-PCR का फुल फॉर्म होता है। यदि आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो इसको ज़रूर याद करके रख लें। और ये जो RT-PCR की जो जांच होती है ये कोरोना की जांच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्या है। आपको बताना है गर्भाशय के किस भाग को लिविंग लाइक्लेजर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, मायोमेट्रियम के बीच के स्तर को हम क्या कहते हैं, लाइक्लेजर के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा, मायोमेट्रियम को जानते हैं।
अब आपको बताना है कि एक रक्तस्राव विकार है जो कारक 8 व 9 की कमी के कारण होता है, वह उसे किस नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि एक बीमारी होती है जिसमें जो हमारी जो ब्लड जमने की जो प्रोसेस होती है उसमें कारक 8 और कारक 9 एक विशेष दोनों की कमी हो जाती है और उसकी वजह से एक बीमारी होती है। तो वो बीमारी कौन सी होती है? क्या वो बीमारी परप्यूरा है, हेमोफीलिया है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस है, ल्यूकेमिया है? तो आपको पता है कि जो बीमारी आपकी रहती है जिसकी वजह से हमें खून के थक्का जमने में परेशानी होती है, तो उसे हम बोलते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून के थक्का जमने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन यौन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें दो आपके हार्मोन्स हैं जो आपके यौन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, और वो आपके कौन कौन से हैं? वो हैं आपका एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन। बाकी जो है उनका अलग रोल है, लेकिन एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन आपके यौन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया तो उसके लिए सबसे पहला इलाज कौन सा है? घाव पर टाँका लगाएं, घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, अस्पताल में भर्ती करवाएं या साबुन पानी से घाव को धोएं। तो ये आपने फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट देखा है कि जब भी आपको किसी कुत्ते को या किसी पेशेंट को कुत्ते को के द्वारा काट लिया जाता है तो एज पॉसिबल उस पर किसी भी प्रकार का टाँका नहीं लगाया जाता है, उसे किसी प्रकार के एंटीबायोटिक नहीं लगाया जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता, लेकिन उसे साबुन व पानी से उसके घाव को स्पेशली रनिंग वाटर से उसे अच्छी तरीके से साफ़ किया जाता है एज पॉसिबल। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका डी। अब आपको बताना है कि यदि वेंट्रिकल संकुचन के द्वारा प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितने चैम्बर, हमारे बॉडी के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 में 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें 2 लेफ्ट वेंट्रिकल या एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल राइट साइड में होता है और एक वेंट्रिकल और एट्रियम लेफ्ट साइड में होता है। तो जब कभी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है तो वो वेंट्रिकल एक निश्चित मात्रा में ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करता है। उस पंप किए बॉडी के ब्लड को क्या कहते हैं? क्या वो स्ट्रोक वॉल्यूम है या कार्डियक आउटपुट है या टाइडल वॉल्यूम है या फिर हार्ट रेट है? तो आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट कहलाता है कि जब कोई हार्ट एक बार में मान के चलो यदि आपका 70 ml के समथिंग ब्लड पंप कर रहा है और यदि हार्ट की जो पंपिंग है वो 72 मिनट है, तो इसका जो आंसर आता है या 520 या जो भी आंसर आता है वो आपका क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम हार्ट में नहीं होता, वो लंग्स में होता है। लंग्स के एक बार जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है या ली जाती है जो हवा, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। हार्ट रेट कहलाता है आपका 1 मिनट में जितने बार व्यक्ति का दिल धड़कता है वो हार्ट रेट कहलाती है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है एक वेंट्रिकल के द्वारा एक बार में जो पंप किया जाता है ब्लड, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। इसका जो सही आंसर क्या है? ए है ना। अब आपको बताना है कि आग से गंभीर रूप से जले एक व्यक्ति को 24 घंटे में कितना द्रव्य देना होता है? इसके लिए सही पार्कलैंड सूत्र क्या है? तो एक पार्कलैंड के द्वारा आपको एक विशेष सूत्र दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपका जल जाता है तो उसे फ्लूइड की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में फ्लूइड दिया जाता है। तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि जो भी व्यक्ति जला हुआ है उससे हम क्या करते हैं, पहले आप लिखते हैं 4 ml। 4 ml लिखने के बाद में हम उसका निकालते हैं
क्षेत्रफल की वो टोटल कितने परसेंट जला है। यदि वो आपका 70% जला है तो हम वहाँ पे 70 डाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके व्यक्ति का वज़न कितना है। यदि वो वज़न 50 किलो है तो ये आपका टोटल उसका जो भी कैलकुलेशन निकलता है वो व्यक्ति को 24 घंटे में दिए जाने वाले फ्लूइड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका एक कैलकुलेशन हो जाता है। तो हमारा कौन सा इसका आंसर सही है? इसका हमारा पहले का आंसर 1 नंबर आंसर इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव हैं सिवाय एक चीज। तो वो कौन सा प्रभाव है? वो है आपका धर्म। धर्म के अलावा गरीबी, प्रतिवेदक व्यक्ति की आय और भोजन, ये सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव हैं। ठीक है, अब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि एनाफाइलेक्टिक स्तब्धता के इलाज में कौन सी दवा सबसे महत्वपूर्ण है। तो एनाफाइलेक्टिक का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक ही उसकी हार्ट रेट या उसकी जो सांस लेने की क्षमता वो अचानक फॉल होने लगे और वो बेहोशी की स्थिति में चला जाए, उसकी कार्डियक आउटपुट या उसकी जो हार्ट रेट और जो सांस लेने की क्षमता एकदम कम हो जाए, तो उसे एक जान बचाने के लिए एक विशेष दवाई दी जाती है जिसे हम बोलते हैं एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन के इंजेक्शन से या हम उसकी एनाफाइलेक्टिक जो भी रिएक्शन होते हैं उससे कंट्रोल करके उसे वापस रिवर्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। अब आप एक चीज़ और बताना है कि बड़े पैमाने पर जल को स्वच्छ बनाने की विधि में कौन सा चरण सही नहीं है। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा चरण आपका गलत है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं, क्या जल का संग्रह करना या फिर डिसइंफेक्टिंग करना या फिर स्क्रीन करना या फिर फिल्ट्रेशन करना। तो ये आप चीज़ें समझिए कि यदि जब हमारे घरों में सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है, तो उस पानी की सप्लाई में हमारी ये सभी चीज़ें शामिल है कि किसी जलाशय से पहले पानी लिया जाता है, फिर उससे डिसइंफेक्टेड किया जाता है, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है, लेकिन उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हमें दूसरी प्रोसेस है। जब उसमें बीमारी फैलने लगती है या दूसरी कुछ कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं तब उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो हमारा एक बड़े पैमाने पर जल को स्वच्छ बनाए रखने की विधि में स्क्रीनिंग की छोड़ के बाकी सभी चीज़ें सही हैं। अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद, जिसे हम क्या बोलते हैं, INC, क्या बोलते हैं, INC के बारे में आपको बताना है कि यह सभी के लिए नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसमें जो आपसे पूछा गया है ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें जो आपका पूछा गया नहीं है वाले ऑप्शन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इसमें एक क्वेश्चन का आंसर है कि विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर है। तो ये जो आपका आंसर है, इसमें जो आंसर आपका ये वाला आंसर गलत है, बिकॉज जो नर्सिंग की गुणवत्ता के लिए INC जिम्मेदार रहता है। यह नर्सिंग ज्ञान के प्रति प्रगति में सहायक होता है। यह संयोग और संतुष्टि नर्सिंग कार्यबल को बनाए रखने में सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके अलावा विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि इसमें इसका योगदान नहीं के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत है। मतलब इसका जो आंसर आपका वो कौन सा है, आपका है ये वाला, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इसमें ये गलत ऑप्शन दिया है। अब आपको बताना है कि जब एक औरत एक ही समय में एक से ज़्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जब एक औरत एक समय में एक से ज़्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, लेकिन यदि एक यहाँ है एक औरत, यदि यहाँ पे आता है कि एक मर्द एक से ज़्यादा पत्नी के साथ में एक समय में संबंध रखता है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीगामी। ठीक है, और मोनोगामी का मतलब होता है कि एक बार में एक ही पत्नी के साथ संबंध रखना, और सामूहिक विवाह होता है समूह में किसी भी बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ विवाह कराना।
तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी, पॉलीएंड्री। अब आपको बताना है कि ह्यूमरस के मिड शाफ्ट के टूटने पर निम्नलिखित में से किस तंत्रिका को चोट लगने की संभावना होती है। तो एक मांसपेशी है जिसे सबसे ज़्यादा आघात होता है जब किसी व्यक्ति की ह्यूमरस आपकी हाथ में की जो हड्डी होती है जो इस लेवल पे होती है, जैसे आपका ये वाला हाथ हो गया, तो यहाँ पे जो हड्डी रहती है ये वाली, ये कहलाती है आपकी ह्यूमरस। ठीक है, इसे आप एच से ह्यूमरस और एस से हैंड, इसे आप इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की ह्यूमरस हड्डी टूट जाती है तो उसमें यदि किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नर्व डैमेज की चांसेस होते हैं, तो वो नर्व डैमेज कौन सी होती है, रेडियस नर्व जो रहती है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगले 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट 2 में हम अगले 25 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके थे 25, और अगले 25 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में आपको देंगे।